नमस्कार, हमारे खास डिबेट शो में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। छत्तीसगढ़ में सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव में इस वक्त व्यस्त हैं और पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेता चुनावी मैदान से गायब हैं और इसमें सबसे बड़ा नाम छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल का है। भाजपा इसे अब चुनावी मुद्दा बना रही है कि जब कोषाध्यक्ष ही फरार हैं तो कांग्रेस पार्टी चुनाव कैसे लड़ रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में राम गोपाल अग्रवाल लगातार गायब हैं और वो क्या न कहां है। और दूसरी बात ये कि अगर पार्टी का कोषाध्यक्ष ही नहीं है तो पार्टी के तमाम कोष और फंड्स की जिम्मेदारी कौन संभाल रहा है। ठीक चुनाव के वक्त पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, कांग्रेस के पास क्या जवाब है, पूछने की कोशिश करेंगे। तमाम सवालों पर बात करेंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट के जरिए इस मसले को समझिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल के गायब होने को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मामले पर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी का आरोप है कि राम गोपाल अग्रवाल ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए कई महीनों से गायब है। छत्तीसगढ़ में कोल लेवी घोटाले को लेकर लगभग एक साल पहले राम गोपाल अग्रवाल को ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो गए नहीं। इसके बाद जुलाई 2023 में राम गोपाल अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी हुई। फिर एक बार राम गोपाल अग्रवाल ईडी की पूछताछ में शामिल हुए, लेकिन इसके बाद ईडी ने 3 बार गैर जमानती वारंट के लिए आवेदन लगाया, लेकिन न्यायालय ने ईडी को सेंट्रल और स्टेट एजेंसियों की मदद से राम गोपाल को तलाशने के निर्देश दिए। तभी से ईडी राम गोपाल अग्रवाल को तलाश रही है। इस बीच ईडी की रिपोर्ट के आधार पर एसीबी ईओडब्ल्यू ने भी राम गोपाल को आरोपी बनाया और उनकी तलाश शुरू कर दी। पिछले एक साल में राज्य में विधानसभा चुनाव हुए और उसके बाद अब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल एक भी कांग्रेस मुख्यालय में नजर नहीं आए। इस मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान से गायब है। वहीं मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि कोयला और शराब घोटालों में राम गोपाल अग्रवाल का नाम है, लेकिन वो फरार रहते हुए भी कोषाध्यक्ष बने हुए हैं। देखिए, आज तो कांग्रेस पार्टी ही चुनाव के मैदान से गायब है, जनता के बीच से गायब है। कांग्रेस के पदाधिकारी भी उसी तरह से गायब है। देखिए, कांग्रेस में हर चीज़ संभव है। कांग्रेस के इतना बड़ा ईडी के घोटाला में फंसे हुए हैं, चाहे शराब के घोटाला हो, चाहे कोयला के घोटाला हो, इसका जांच चल रही है। आवाज़ भी वो कोषाध्यक्ष हैं उनके पार्टी में। ये कहाँ का बात ठीक है? तो ऐसे अपराधी लोग को कांग्रेस संरक्षण देती है। इस मामले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी हमारे नेताओं को डराने का काम कर रही है। ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी संस्थाओं का डर दिखाया जा रहा है ताकि भाजपा बिना किसी मुकाबले के चुनाव जीत जाए। नेताओं को डराने धमकाने का लगातार प्रयास कर रही है। ये सवाल तो हम उनसे पूछना चाहिए, हमको उनसे पूछना चाहिए। केंद्र में आपकी सरकार है और राज्य में आपकी सरकार है, अब सवाल हमसे पूछ रहे हो। बता दें कि कांग्रेस नेता अरुण सिसोदिया ने बीते दिनों दीपक बैज को पत्र लिखा था, जिसमें कांग्रेस कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल पर करीब 5 करोड़ 89 लाख रुपए के गबन के संगीन आरोप लगाए थे। पत्र में लिखा गया कि पीसीसी चीफ के बगैर अप्रूवल राम गोपाल अग्रवाल ने पूर्व सीएम के सलाहकार विनोद वर्मा के बेटे की कंपनी को राशि दी थी। इतना गंभीर आरोप लगने के बाद भी राम गोपाल ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। मतलब साफ है कि वो अभी अंडरग्राउंड है और जांच एजेंसियां अब तक राम गोपाल को तलाश नहीं पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो लोकसभा चुनाव सर पर हैं, तैयारियां चल रही हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी गायब है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में उतरने से पहले ही हार मान ली है। चूंकि राम गोपाल अग्रवाल पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, ईडी की तरफ से इन्हें 2 बार वारंट जारी किया गया, लेकिन पूछताछ के लिए सिर्फ एक बार हाजिर हुए और उसके बाद वो कहां हैं इसके बारे में कहीं कुछ नहीं पता। पार्टी के ही भीतर एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने चिट्ठी लिखकर बकायदा इनके कार्यकलापों को लेकर कई गंभीर सवाल भी खड़े किए, लेकिन जवाब देने के लिए कोई आगे नहीं आया। बहरहाल इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में
स्टूडियो में रवि भोई जी जुड़ रहे हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। रवि भोई जी, स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ में अरुण सिसोदिया जी जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और इन्होंने ही वो चिट्ठी लिखकर बड़े सवाल कोषाध्यक्ष की कार्यप्रणाली को लेकर खड़े किए थे। अरुण जी, आपका भी स्वागत है। और थोड़ी देर में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीचंद सुंदरानी जी भी जुड़ने वाले हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले सिसोदिया जी, आपसे ही सवाल। आपने जो चिट्ठी लिखी और तमाम चीजें हुई उसको लेकर तो हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज मुद्दा ये कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा कर रही है कि चुनाव लड़ने के लिए पार्टी मैदान में उतरी हुई है और पार्टी के कोषाध्यक्ष का अता पता नहीं है। अब तमाम फंड से लेकर तमाम चीजों को लेकर कौन संभाल रहा है, कहां से फंड आ रहा है, कहां जा रहा है, ये कैसे होगा पार्टी? देखिए, जो विषय है कि पार्टी के कोषाध्यक्ष का कांग्रेस भवन में लापता होने का, तो ये इस बात में मैं इतना ही बात कह सकता हूं कि ये सत्य है कि पिछले कांग्रेस के अधिवेशन के बाद मुश्किल से 2 या 3 बार वो कांग्रेस भवन आए हैं। अब रही बात भ्रष्टाचार की, आरोप की, गिरफ्तारी की, अगर किसी ने कोई अपराध किया है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो या आम नागरिक हो, उसे गिरफ्तार करना सरकार का और प्रशासन का और एजेंसियों का काम है। इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी का बीच में कूदकर इसका राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास है तो कतई भी उचित नहीं है, क्योंकि इनके पास ही पुलिस है, इनके पास ही ईडी है, इनके पास ही सीबीआई है, इनके पास ही आईटी है, केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है। तो इसे राजनीतिक एजेंडा बनाकर इस पे राजनीति करना कहीं भी मुझे शोभा नहीं देता। कार्रवाई अगर कोई भी दोषी है, मैं ये कहूंगा, चाहे किसी भी दल का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, अगर अपराध किया है तो आपके पास संसाधन है, लुकआउट नोटिस आपने जारी किया, आपने नोटिस दिया, ईडी ने बुलाया, अगर वो नहीं आ रहे तो उनको ढूंढ के लाए। और अगर कुछ गलत है तो अपराधी को सजा मिले, और गलत नहीं है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो, चीजें साफ होनी चाहिए। एक राजनीतिक, लेकिन इन सबके बीच में सिसोदिया जी, चलिए एक सवाल और, सिसोदिया जी एक सवाल और, आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मानते हैं इस बात को, और आप इस पार्टी के लिए चिंतित भी नजर आते हैं, जैसा आपने चिट्ठी में बार बार जिक्र भी किया, मानते हैं इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई चीज तो सिसोदिया जी, सवाल ये साफ होना चाहिए। सवाल ये कि एक ऐसी पार्टी जो चुनाव में खड़ी हुई है, तमाम कार्यकर्ता, नेता इस वक्त अलग अलग जगहों पर मैदान में लगे हुए हैं, लेकिन पार्टी के महत्वपूर्ण पदाधिकारी और कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे राम गोपाल अग्रवाल ही गायब हैं। तो सवाल अगर खड़ा किया जा रहा है कि आखिर फंड का मैनेजमेंट कौन कर रहा है पार्टी के भीतर, कहां से पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है, तो ये क्या ये सवाल वाजिब नहीं है? देखिए, जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी के पास फिलहाल तो किसी तरीके का फंड है ही नहीं कांग्रेस कोष में इस समय, जो वर्तमान स्थिति मेरी जानकारी के अनुसार। और दिल्ली का भी कोष जो है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने दुष्चक्र के माध्यम से उसको सीज कर दिया है। तो ये विषय तो संचालन का है ही नहीं, क्योंकि कार्यकर्ता अब जो चुनाव लड़ रहे हैं वो अपनी अपनी व्यवस्थाओं से, अपनी अपनी संसाधनों से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार के ऊपर या किसी व्यक्ति या किसी संगठन के किसी पदाधिकारी के ऊपर आरोप लगाने का, आक्षेप लगाने का, मैं बोलता हूं, नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि शुचिता की राजनीति की बात करने वाले अटल आडवाणी की भाजपा आज भ्रष्टाचारियों का गढ़ बन गई है। चाहे महाराष्ट्र में आप अजीत पवार की बात करें, चाहे एकनाथ शिंदे की बात करें, चाहे आप शारदा चिटफंड घोटाले की बात करें, और चाहे आप छगन भुजबल की बात करें, चाहे एसबी चौहान की बात करें, चाहे हेमंत विश्व शर्मा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने सबको वहां इकट्ठा कर लिया है। बात अगर नैतिकता और शुचिता की है तो दोनों तरफ बराबर कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी है उनके ऊपर जरूर एक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस पर, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि भी थोड़ी देर में कार्यक्रम में जुड़ेंगे, उनसे जरूर सवाल करेंगे, क्योंकि आप सीधे सीधे सवाल उनकी रीति पर ही कर रहे हैं। लेकिन रवि भोई साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस पूरी चीजों को आप किस तरह से देखें? तो ईडी ने आरोप लगाए, उसके बाद ईडी की तरफ से समन दिए गए और वारंट तक भी दिए गए, लेकिन पूछताछ के लिए बुलाया गया, उसमें हाजिर नहीं हुआ। उसके बाद से पार्टी के कोषाध्यक्ष गायब हैं, लगभग 1 साल होने जा रहा है। और खुद सिसोदिया जी इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं कि जब अधिवेशन पार्टी का हुआ था पिछले साल, उस अधिवेशन के बाद से उनको देखा नहीं गया, 1-2 बार देखा गया। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए हितेश जी, ये 2 पार्ट हैं। एक तो जहां तक ईडी की कार्रवाई की बात है और लापता की बात है, वो
तो एजेंसियों को करना चाहिए, तलाशना चाहिए, अपनी जगह है वो कहाँ है वो पता लगाए। दूसरी बात, जहाँ तक पार्टी की बात है, कोषाध्यक्ष नहीं होने की बात है, तो इसको अध्यक्ष को देखना चाहिए और कोषाध्यक्ष के बिना कैसे काम चला रहे हैं ये वो कर रहे हैं। जहाँ तक पार्टी का कोष है, क्या पार्टी में कोई संकट खड़ा हो रहा है क्या, किसी को वेतन देने की या खर्चा चलाने की? तो यदि पार्टी बिना कोषाध्यक्ष के चला रही काम, लेकिन नैतिकता के आधार पर ये होना चाहिए कि कोषाध्यक्ष पे आरोप लगा है तो कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी दूसरे को देनी चाहिए, जिससे कि पार्टी का संचालन ठीक से हो और कोई दल उन पर आरोप नहीं लगाए। ये नैतिकता के आधार पर होना चाहिए। लेकिन यदि किसी का काम चल रहा है तो ये फिर बात नहीं होती कि हमारा काम प्रभावित नहीं हो रहा। कोषाध्यक्ष के बिना भी कांग्रेस का काम चल रहा है तो ये उनकी अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। जब अध्यक्ष है तो अध्यक्ष की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। लेकिन नैतिकता के आधार पर पार्टी में जब कोषाध्यक्ष का पद है और कोषाध्यक्ष कई दिनों से लापता है तो इस पर पार्टी को विचार करना चाहिए। बिल्कुल, पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए। यही सवाल सिसोदिया जी मैं आपसे भी करना चाह रहा था। दूसरा ये कि आपने बहुत गंभीर आरोप एक चिट्ठी के जरिए लगाए थे और ये चिट्ठी आपने प्रदेश अध्यक्ष, जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नाम पर लिखी थी और ये कहा कि जब कोषाध्यक्ष थे तो जो इससे पहले के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बिना सिग्नेचर के या उनके बिना रजामंदी के बहुत बड़ा फंड जो है एक कंपनी विशेष को जारी कर दिया गया। इतनी बड़ी चिट्ठी सामने आने के बाद क्या पार्टी के भीतर आपकी इस चिट्ठी को लेकर कोई संज्ञान हुआ, कोई जांच हुई, कोई बात हुई? देखिए, मेरा भी जब बीच में बात हुआ संगठन के वरिष्ठ लोगों से तो मैंने कहा कि इस विषय को बहुत गंभीरता से लेते हुए एक जांच दल, अनुशासन समिति या फिर एक इस विशेष इस चीज के लिए एक जांच दल बनाए और वो इसको जांच करे कि ये क्या वाकई में कहीं इसकी आवश्यकता थी या ये एक तरह से कहीं ना कहीं किसी को लाभ पहुंचाने का काम किया गया। दूसरी बात, अगर कोषाध्यक्ष पे आरोप लगा है तो मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मैंने निवेदन किया कि ऐसे कोषाध्यक्ष को तुरंत पद से हटा देना चाहिए जब तक ये जांच क्लियर नहीं हो जाए और ताकि संगठन का काम सुचारू रूप से चले। और मुझे ऐसा लगता है कि आज ये सुनने के बाद, ये देखने के बाद, ये विषय आने के बाद कोषाध्यक्ष के स्थान पे जरूर प्रदेश अध्यक्ष जी नया कोषाध्यक्ष बनाने की पहल करेंगे। रवि भोई साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ लगातार जूझती नजर आती है, कई सारी चुनौतियां नजर आती हैं। विधानसभा चुनाव में इस तरह की करारी हार हुई, उसके बाद अब लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन में भी देरी हुई, उसके बाद प्रत्याशी मैदान में है, चुनाव लड़ने की बात होती है और खुद यहाँ पर सिसोदिया जी कह रहे हैं कि पार्टी फंड के कमी से भी गुजर रही है। इन सब के बीच ये इस तरह का जो संकट और ये इस तरह के आरोप जो बीजेपी की तरफ से भी लग रहे हैं और जो दिख भी रहे हैं सामने, इससे कांग्रेस पार्टी के इस पूरे अभियान पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा? निश्चित तौर से देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अभी संकट में है, जिस तरह से इनकम टैक्स का उनको नोटिस मिला है, उनके खाते सीज किए हैं और जिस तरह फंड के क्राइसिस कर रहे हैं और ये कांग्रेस हाईकमान भी कह रही है कि बहुत संकट के दौर में है और क्राइसिस में है। और आप देखेंगे जिस तरह से पार्टी ने छत्तीसगढ़ में प्रत्याशी खड़े किए हैं, ऐसे प्रत्याशी खड़े किए जो अपने दम पे चुनाव लड़ सकें, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हों, चाहे पूर्व प्रदेश में मंत्री रहें या फिर बड़े नेता जो पैसा खर्च कर सकते हैं, जिनके पास अपने सोर्स हैं और जिन पे पार्टी पे निर्भर नहीं रहे, ऐसे लोगों को ही मैदान में खड़ा किया गया है। तो निश्चित तौर से पार्टी स्तर पे कहीं न कहीं संकट की स्थिति है और फंड से जूझ रही है। इसलिए आप देखेंगे कि जो प्रत्याशी खड़े किए गए हैं वो विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, जिससे वो अपने संसाधनों से चुनाव लड़ सकें और मैदान में बने रहें। सिसोदिया जी, बड़ा संकट है पार्टी के सामने। आपने आरोप लगाया और ऐसा आरोप लगाया कि उसके बाद से न पार्टी की तरफ से कोई बयान आ रहा है और जिस पर आरोप लगा वो तो स्वयं लापता हैं, रामगोपाल अग्रवाल, पिछले 1 साल से करीब। ऐसे में पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे चुनाव लड़ेगी, किस तरह से जमीन पर जाकर कार्यकर्ताओं में मनोबल बढ़ेगा, कैसे होगा सिसोदिया जी? देखिए, ये विषय बहुत गंभीर है कि कांग्रेस पार्टी कैसे संघर्ष कर रही है। आज मैं इसे इस रूप से देखता हूं कि ये एक तरह से कांग्रेस पार्टी का संक्रमण काल है और पार्टी हर विषय में संघर्ष करती हुई दिख रही है और कार्यकर्ताओं का मनोबल कहीं ना कहीं निचले स्तर पे चला गया है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं और जानता हूं कि देश में जो वैचारिक रूप से जो मजबूत शक्तियां हैं, चाहे वो एक आम नागरिक हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो या सामाजिक व्यक्तित्व के लोग हो, वो कांग्रेस की रीति नीति और वैचारिक जो सोच है उसके साथ खड़े हैं। आज भले ही सत्ता और उसकी संगठन के साथ साथ पावर का जो इस्तेमाल हो रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है इस भारत के लिए।
क्योंकि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी, जिनके की कोषाध्यक्ष है सीतारमण जी, उनके पतिदेव कहते हैं कि आने वाले समय में इस चुनाव के बाद किसी तरह का चुनाव प्रक्रिया हट जाएगी। बहुत सोचने का विषय, इसलिए आप जैसे साथी जो इन सब विषयों को सामने लाते हैं, आपके माध्यम से ये बात मैं कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए, सुचिता रहनी चाहिए और समाज में जिस रूप से राजनीति को समाज हित के लिए, देश हित के लिए आगे बढ़ के लोगों को काम करना चाहिए, उस भाव के साथ आना चाहिए, ना कि सत्ता और उसके साथ साथ धन के लिए राजनीति में आना चाहिए। लेकिन सिसोदिया जी, पार्टी में और भी नेता हैं, सब लोग, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं, कई सारे ऐसे नेता होंगे जो ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करते हैं कि कहीं कुछ अगर गलत है तो उनको सामने आना चाहिए, जांच अगर हो रही है तो सब कुछ होना चाहिए। लेकिन ये जो चीजें हो रही हैं, आपने गंभीर आरोप लगाया, उसकी तरफ कोई जवाब नहीं दिया गया और आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ होना चाहिए। क्या और भी कुछ लोग हैं आपके इस तरह से जो आप बात बात रख रहे हैं, उस तरह से बोलने वाले? जी, बहुत सारे ऐसे साथी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 10 दिन में मुझे कम से कम 300 लोगों ने फोन करके पूरे प्रदेश से और यहाँ तक कि देश से ऐसे विषय उठाने के लिए और कांग्रेस पार्टी की भलाई के लिए जो बात करने की बात थी वो करने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन भी कर रहे हैं और साथ साथ समय आने पर और वर्तमान में भी लोग साथ में खड़े हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसका कि निराकरण नहीं है। अगर कोई बात आई है तो उसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद जो भी दोषी है, मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर मेरी बातों में अगर गलत है, असत्य है या मनगढ़ंत है, कहीं से भी कोई बात है तो मुझे पार्टी से निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जांच अवश्य होनी चाहिए। और प्रदेश अध्यक्ष जी से और नेता प्रतिपक्ष और खड़गे जी से और राहुल जी से मुझे उम्मीद है कि पार्टी हित और कांग्रेस की भलाई के लिए आने वाले समय में इन सारे विषयों का निराकरण अवश्य होगा। सिसोदिया जी, आपने जो चिट्ठी लिखी थी, ये जानकारी क्या आपको अभी मिली या चूंकि मामला ये पुराना था और उस पुराने मामले को लेकर तब भी क्या आपने पार्टी के भीतर इस बात को रखा था किसी के सामने कि पार्टी का फंड है और पार्टी के फंड को गलत तरीके से किसी एक कंपनी को दिया जा रहा है, रामगोपाल अग्रवाल के में इस पूरे मिलीभगत में शामिल हैं? नहीं, ऐसा है कि मुझे 8 और 9 फरवरी के 2 अखबारों के माध्यम से ये जानकारी मिली जिसमें कि ये छपा था पूरा विषय। उसके बाद इसका जो पूरा पेपर्स थे वो भी सोशल मीडिया में सर्कुलेट थे कि एग्रीमेंट की कॉपी है, चाहे भुगतान है, इवन मेरे पास जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी मेरे पास उपलब्ध है। उन सारी चीजों को जब मैंने 8 फरवरी को देखा, वो पेपरों में छपने के बाद मुझे पता लगा, तो मैंने अपनी एक ड्यूटी समझी कार्यकर्ता के नाते कि मैं संगठन के संज्ञान में लाऊं कि ऐसे विषय अगर हो रहे हैं और अगर कोषाध्यक्ष अपनी इस तरह की मनमानी और अपने व्यक्तिगत मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए, रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए और किसी दबाव में ये सब काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस के भलाई के लिए इतने बड़े फंड का अगर इधर से निकासी हो रही है और किसी को दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। उसके पीछे ये मेरा सोच था कि मैं जहां भी प्रभारी रहा, इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी पीसीसी रहा, राजनांदगांव का प्रभारी रहा, मेरे ब्लॉक अध्यक्ष वहां पे बार बार बोलते थे कि प्रभारी जी हमें 5,000 10,000 रुपए हमें दिलाइए संगठन से ताकि हम संगठन का काम कर सके, और मैं 4 साल तक वहां पे प्रभारी रहा। हम ये बात अच्छा, लेकिन आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन चूंकि चिट्ठी आपने उन्हीं को लिखी थी बैच को, अभी आपने उनकी प्रतिक्रिया भी सुनी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी नेता जो हैं वो हमारे नेताओं को डराने का काम कर रहे हैं, ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए, आईटी के जरिए डराने का काम हो रहा है। क्या वाकई में इस तरह की स्थिति है? देखिए, मेरे साथ व्यक्तिगत तो ऐसा नहीं मुझे है कि कोई मुझे डरा रहा है, और अब ऐसे भी फौजी आदमी मैं डरूंगा नहीं, इतनी आसानी से मुकाबला करूंगा जो भी विषय आएंगे। लेकिन बात अगर पूरे देश भर की हो तो निसंदेह ये प्रतीत होता है, और जितने प्रमाण आज के समय में पूरे राजनीतिक गलियारों में उपलब्ध है, इससे साबित भी होता है, चाहे कांग्रेस के लोग भाजपा में जा रहे हो, चाहे आम आदमी पार्टी के लोगों को जेल में डाला जा रहा होगा, चाहे वो टीएमसी के लोग हो, ये देखने को अमूमन आ रहा है कि उन सारे लोगों को जिनके ऊपर ईडी कार्रवाई करती है, अपराध दर्ज करती है, या तो उनको ईडी के माध्यम से अपनी पार्टी में शामिल करा लेती है और व्यापारी वर्ग से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अपना जो खजाना है वो लबालब कर लेती है। तो भारतीय जनता पार्टी निसंदेह, मैं जो समझ रहा हूं, मेरे व्यक्तिगत के ऊपर ऐसे कोई मुझे कार्रवाई किसी ने नहीं की, ना ही मुझे किसी तरीके का कोई धमकी आया, लेकिन जो बात पूरे देश के लिए है वो बिल्कुल। चलिए, इस बीच हमारे साथ में देवलाल ठाकुर जी फाइनली जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। देवलाल जी, हम दरअसल यहां पर कांग्रेस पार्टी के ऊपर आपके ही पार्टी के नेताओं द्वारा लगाए गए आरोप कि पार्टी का कोई कोषाध्यक्ष नहीं है, संगठन से जुड़े जो व्यक्ति हैं, पदाधिकारी हैं, वही चुनाव मैदान से गायब हैं, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। तो बीजेपी, कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं
कि आप लोग पार्टी के नेताओं के ऊपर जबरन का दबाव बना रहे हैं ईडी के जरिए या आईटी के जरिए या सीबीआई के जरिए। बताइए देवलाल जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को किसी के ऊपर दबाव बनाने की आवश्यकता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी तो अपने विचारों में चलने वाली पार्टी है। रही बात इनकी कोषाध्यक्ष की, तो आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं, जो आदमी अपने पार्टी अपनी माँ को नहीं समझा, वहां पर भ्रष्टाचार कर दिया, वहां पर जो पार्टी के कार्यकर्ताओं के पैसे की लूट मचा दी। सोचो, वो छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस का शासन काल था, उस समय छत्तीसगढ़ वासियों को, छत्तीसगढ़ियों के खून पसीने को, कमाई को किस तरीके से वो भ्रष्टाचार किए हैं। आपको एक चीज मैं बता दूं कि यही वो मुख्यमंत्री थे श्री भूपेश बघेल जी और ये रामगोपाल अग्रवाल जी कोषाध्यक्ष। जब इनकी सरकार जब ये विपक्ष में थे कांग्रेस के लोग, उस समय भैंसा कनार नाम का एक खदान था जिसको अवैध समझते थे। बाद में उसी भैंसा कनार से अवैध खनन करके सीएमडीसी से रामगोपाल अग्रवाल जी ने आदिवासी क्षेत्रों में लाखों करोड़ों अरबों रुपया का घोटाला कर दिया, वहां से लूट कर ले गए आदिवासियों खून पसीने की कमाई। शराब घोटाले में भी उनकी नाम आई है, कोल घोटाले में नाम आई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार में या कांग्रेस की पार्टी में घोटालेबाजों को बड़ा पद मिलता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से इन्होंने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार करके 10 जनपद को पैसा पहुंचाया है, तो आने वाले समय में भी इसको राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी बना सकते हैं कांग्रेस के लोग, क्योंकि कांग्रेस में जो ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं उनको ज्यादा बड़ा पद मिलता है, ऐसा लगता है। और जी सिसोदिया जी, जवाब दीजिएगा। अगर आप सुन पा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि इनको तो आने वाले समय में पार्टी और बड़े पद से नवाजेगी, क्योंकि भ्रष्टाचारियों को जो है पार्टी में बड़ा श्रेय मिलता है, प्रश्रय मिलता है। बताइए किनको नवाजेगी? रामगोपाल अग्रवाल जी को। नहीं, ये तो वही बात हो गई कि आप दूसरे के घर में झांक रहे हैं लेकिन अपने घर में नहीं झांक रहे हैं। रामगोपाल जी ने अगर कोई किसी तरह का भ्रष्टाचार, आपने जो बात आरोप लगाया कि ईडी खोज रही है उन सारे विषयों पे, तो वो तो कानूनी प्रक्रिया है, समझ में आ जाएगा कि कौन दोषी है, और अगर दोषी होगा तो उनको स्वाभाविक है कि कार्रवाई भी होगी जो प्रशासनिक व्यवस्था है। रही बात नवाजने की, तो हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी में तो भ्रष्टाचार में अगर देखा जाए, उस 2G घोटाला हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री ने लोगों को जेल में डाला। उसके बाद अपना कॉमनवेल्थ घोटाले की बात आई, उसमें भी हमारे ऊपर हमने कार्रवाई की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि जिन्हें हम दूसरे सामने देखते हैं, जब दूसरे दल में या दूसरे कहीं, ठीक है देवलाल जी, लगातार यहाँ पर सिसोदिया जी ये कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि किसी ने कोई भ्रष्टाचार किया, कोई गड़बड़ी की, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? उन्हें गिरफ्तार करिए, सब कुछ करवाइए, क्योंकि सारी जो आप केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है। क्यों ढूंढ नहीं पा रहे हैं आप लोग रामगोपाल अग्रवाल को? बिल्कुल, ये बात को ढूंढने की आवश्यकता है और किसी भी राजनीतिक दल के आदमी को भागने की आवश्यकता क्या है? मैं ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग एक सिद्धांत रखे कि हम डरते नहीं, और दूसरे वो बोलते हैं कि डरा रहे हैं। क्या जब आप डरते तो डरा कौन रहा है? अरे जो पाक साफ ईमानदार आदमी होता है वो कहीं किसी से डरता नहीं। और ईडी क्या गुपचुप बेचने वालों को पकड़ती है, ठेला चलाने वाले को पकड़ती है, या खेत में किसान काम करता है उसको पकड़ती है? अरे ईडी के अपने कार्य करने की कार्य प्रणाली है, जो सरकार की पॉलिसियां रहती है उस पर अगर, ठीक है, ईडी की अपने कार्य करने की प्रणाली है। मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है। रवि भोई साहब, फाइनल कमेंट आपका इस पूरे विषय पर चाहूंगा। चुनाव का समय, बीजेपी का आरोप, कांग्रेस का जवाब, किस तरह से देखते हैं? देखिए हितेश जी, ये तो लोकसभा चुनाव है और राजनीतिक मुद्दे चलते रहेंगे। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि कोषाध्यक्ष का काम किससे करवाएं, किससे नहीं करवाएं, नहीं है तो क्या काम प्रभाव। लेकिन जो एजेंसियों को काम करना चाहिए, उनको उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं उसकी जांच होनी चाहिए, और कई तरह के हैं, आउटलुक नोटिस जारी करना चाहिए, देश के भीतर हैं तो कार्रवाई करनी चाहिए, उनके बारे में सूचना प्रकाशित करवाना चाहिए। यदि एजेंसियां चाहें तो उनको तत्काल गिरफ्तार करके कर सकती हैं। आज जिस तरह से देश में कई बड़े नेता ईडी के जद में हैं या ईडी कार्रवाई कर रही है, तो रामगोपाल पर भी कर सकती है। पर ये दोनों अलग अलग मामले हैं, कोषाध्यक्ष न होने का और कार्रवाई का मामला। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी अब इसी बात को लेकर मुद्दा बना रही है कि पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी, उसके कोषाध्यक्ष ही पूरे चुनाव प्रचार अभियान में शामिल ही नहीं है, क्योंकि वो लापता हैं।
कोल लेवी घोटाला जो एक बड़ा घोटाला सामने आया था, उसमें भी इनका नाम सामने आया था और इसलिए ईडी की तरफ से इन्हें समन्स दिए गए और पार्टी के अपने ही नेताओं ने कई गंभीर आरोप इनके ऊपर कोष के संचालन को लेकर भी लगाए हैं। इन सारे सवालों के जवाब तभी सामने आ पाएंगे जब राम गोपाल अग्रवाल खुद सामने आ पाएंगे या फिर ईडी और जांच एजेंसी की टीम उन्हें शिकंजे में ले पाएगी। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी, इस बातचीत के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें अपडेट्स का सिलसिला आगे लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।